बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल नीट जे मास्टर क्लास में। सो बच्चों, ये जो वीडियो होने वाली है आज की बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है किनके लिए, जिन बच्चों ने ड्रीम लिया है, उन्होंने सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो डॉक्टर बनने के लिए सबसे पहले उनको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो आज मैं आपको जिन बच्चों को नीट के बारे में जानकारी नहीं है कि नीट क्या है, उसमें किस तरीके का पैटर्न होता है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सिलेबस क्या है, तो वो सारी की सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताने वाली हूँ। सो बच्चों देखो, सबने सबसे पहले ये सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स भी ये सोचते हैं कि हमें बच्चों को डॉक्टर बनाना है। लेकिन कुछ बच्चों को डॉक्टर बनने के लिए जो एक पैटर्न होता है उसके बारे में नॉलेज कम होती है, उनको नीट की फुल फॉर्म तक नहीं पता होता। सो मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको कि नीट क्या है। नीट जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस एग्जाम है। ये एक तरीके का एंट्रेंस टेस्ट है जिसको पास करने के बाद आप एक सीढ़ी चढ़ जाते हैं अपने सपने की तरफ। आपको नीट जब क्वालिफाई हो जाता है तो आप डॉक्टर बनने के एकदम क्या है मान्य हो जाते हैं। ओके, तो जो नीट है इसको कंडक्ट कौन करवाता है, नीट का पेपर लेता कौन है? तो देखो बच्चों, 2019 से पहले नीट का जो एग्जाम था वो सीबीएसई कंडक्ट करती थी। उसके बाद से जो नीट का पेपर है वो कौन लेता है? एनटीए लेता है ना। तो इसका पेपर कौन लेता है? एनटीए लेगा। अब इसके बारे में बहुत सारी चीजें आती हैं कि नीट के अंदर, ये मैंने सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, वही सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि नीट का जो पर्पज है वो क्या है, कि नीट का जो एग्जाम है वो कौन कौन स्टूडेंट दे सकते हैं। तो देखो बच्चों, जिन बच्चों ने अपने 10th पास आउट होने के बाद 11th क्लास में बायोलॉजी ले ली है, मतलब कि मेडिकल स्ट्रीम उन्होंने सेलेक्ट किया है। अब बायोलॉजी ली है मतलब वो जो है नॉन मेड वालों से कैसे अलग होगी, उसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट का डिफरेंस आता है। फिजिक्स केमिस्ट्री कॉमन होगी, लेकिन मेडिकल में आएगा बायोलॉजी और अपना नॉन मेडिकल होता है उसमें क्या आ जाएगा? मैथमेटिक्स आ जाता है। तो इस पेपर को जो पर्पज है नीट का कि इस पेपर को कौन दे सकता है, वो बच्चे दे सकते हैं 11th 12th के बाद जिन्होंने अपने स्ट्रीम में मेडिकल रखा था, जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगी। ओके, और उसके बाद में हम बात करते हैं कि एग्जाम का जो पैटर्न होता है, एग्जाम का जो सिलेबस होता है बच्चा, वो कैसे आता है। तो देखिए, इस साल नीट का रिजल्ट आउट हो चुका है। फिजिक्स थोड़ा सा टफ आई थी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो नीट का पेपर होता है वो पूरा का पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। सारे के सारे क्वेश्चंस लगभग बायोलॉजी के सारे एनसीईआरटी से बनाए जाते हैं, है ना। अब उनमें वो एमसीक्यू आते हैं, आप सब लोगों को पता है। एमसीक्यू के साथ में अभी आजकल जो पेपर आया था नीट का, उसमें क्या है कि थोड़ा सा पैटर्न एनटीए ने चेंज कर दिया है। वो क्या है कि एमसीक्यू है उनके साथ में ही आपको मतलब फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में क्वेश्चन मिल जाएगा, या आपको मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में मिलेगा, या आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मिलेंगे, या आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इनके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो लेवल है थोड़ा सा हाई हो सकता है। अदरवाइज बायोलॉजी का जो सब्जेक्ट आता है वो पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है। दूसरा हम बात करें कि जो एग्जाम है, एग्जाम पैटर्न है, इसमें कौन कौन से आपके सब्जेक्ट आएंगे, तो मैंने आपको बता दिया। इसमें कौन से सब्जेक्ट आएंगे? आएगा आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है, अब बायोलॉजी को डिवाइड कर दिया गया है बच्चे बॉटनी और जूलॉजी में। ठीक है, तो अब वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से आते हैं, किसके अकॉर्डिंग आते हैं। तो अगर क्वेश्चन पैटर्न हम देखें बच्चों, तो इस पेपर में नीट के एग्जाम में टोटल 180 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? 180 क्वेश्चंस। अब 180 क्वेश्चन जो है वो डिवाइड कैसे होते हैं? 45 क्वेश्चन होते हैं बेटा फिजिक्स के, 45 होते हैं केमिस्ट्री के, 45 आते हैं बच्चा बॉटनी से, और 45 ही आते हैं जूलॉजी से। अगर इन दोनों को कंबाइन कर दे तो जो 90 क्वेश्चन है बेटा वो बनेंगे आपके पूरे बायोलॉजी से। तो इससे एक आपको चीज सीखने को मिलती है यहाँ पे कि पेपर का आधा जो मार्क्स हैं वो कौन ले जाता है? बायोलॉजी ले जाती है। ओके, और आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है और फिजिक्स केमिस्ट्री को थोड़ा हाई लेवल से आपको तैयारी करनी है, तो आपका नीट एग्जाम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब आप इसमें देखिए कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन मैंने बताया 45, 45, 45 एंड 45। ओके, अब आपको यहाँ पे क्या होगा कि जो क्वेश्चंस आएंगे टोटल आएंगे 180 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। एक क्वेश्चन बेटा 4 नंबर का होता है, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए आपके यहाँ पे? 720 मार्क्स का, है ना। आगे हम बात करते हैं मार्क्स और मार्किंग स्कीम में। मार्क्स का मैंने बता दिया कि एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता है।
अगर आप कोई क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपको -1 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और अगर आप कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो उसका कोई मार्क्स मिलेगा ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मैंने आपको बताया 180 नंबर के 180 क्वेश्चन होते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो टोटल कितने मार्क्स का हो गया ये पेपर? 720 मार्क्स का, जिसके अंदर से 360 मार्क्स अकेली बायोलॉजी का होता है। और 45 में अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपके बचे हुए 360 मार्क्स है वो कौन किससे आएंगे? फिजिक्स और केमिस्ट्री से आएंगे। मैंने आपको ये भी बता दें नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे होती है। नीट में जो होता है ऑफलाइन टेस्ट देना पड़ता है, जिसके लिए आपको पेन पेपर मिलेगा और OMR शीट आपको फिल करनी होती है। अगर हम टाइमिंग की बात करें तो 180 क्वेश्चन है, 180 क्वेश्चन के साथ में ही बेटा आपको 180 मिनट्स मिलती है, मतलब कि 3 आवर्स मिलेंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें 180 क्वेश्चन और हमारे पास में कितना टाइम है? 180 मिनट्स है, मतलब कि एक क्वेश्चन को करने के लिए आपको एज एन एवरेज 1 मिनट का टाइम मिलेगा। लेकिन बायोलॉजी जब हम अच्छे से कर लेते हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें 1 मिनट नहीं लगती, तो जो बचा हुआ टाइम है वो हम फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूज कर लेते हैं। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी होती है। ओके, इसके बाद में हम बच्चा बात करते हैं ड्यूरेशन। मैंने आपको बताया 180 मिनट 3 आवर्स का ये पेपर हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्या है? मतलब कि इस एग्जाम को आप 12th के बाद में कैसे दे सकते हैं? तो जिन बच्चों के, अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं 12th में उनके 50% मार्क्स होने चाहिए ये पेपर देने के लिए। SC ST OBC वालों के 40% होने चाहिए, और जो PWD आते हैं उनमें होने चाहिए उनके 45% मार्क्स, तो वो एलिजिबल होते हैं ये नीट एंट्रेंस देने के लिए। ओके, एज की अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी में ही आएगा कि जो बच्चा जिस साल पेपर दे रहा है उसकी 31 दिसंबर तक उसकी एज क्या हो जानी चाहिए? 17 ईयर हो जानी चाहिए। अगर इससे छोटा है तो वो पेपर दे सकता है, बट अगर उसका अच्छा नंबर आ जाते हैं तो वो एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो 31 दिसंबर तक उसकी एज कितनी होनी चाहिए? 17 ईयर होनी चाहिए। अब बच्चों देखो, इस पेपर को जो है एक एज लिमिट नहीं रखी गई है कि कितने साल तक के बच्चे कितने दे सकते हैं। आपका जिसका जितना मन करता है, कोई एज लिमिट यहाँ पे नहीं रखी गई है। आपको 17 साल से लेके जितना आपका मन करे, जिस इंसान का मन करता है कि मैं पेपर देना चाहता हूँ वो पेपर दे सकता है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है बेटा कि जो नीट का कंपटीशन है, अब आप लोगों ने रिसेंटली देखा है कि नीट का एग्जाम हुआ है, उसका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो पिछले साल के कंपैरिजन में क्या हुआ है, अब की बार पेपर बहुत टफ आया था। फिजिक्स थोड़ी सी हाई लेवल की आई थी, जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स इधर उधर हो गए हैं। ओके, तो अगर हम 24 का देखें, 224 का रिजल्ट देखें हम, तो उसमें क्या था कि बच्चों के मार्क्स जो है वो बहुत अच्छे आए थे। तो इस वजह से जो है उनको उसमें भी नुकसान हुआ था, और कम मार्क्स आए हैं, पेपर टफ था तो उसमें भी नुकसान हुआ है। वो कैसे कि जो नीट कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा है। आपको जब आप कोई किसी चीज़ की तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप कितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ में कंपटीशन फाइट करने वाले हैं। तो जो नीट एग्जाम होता है वो लगभग 2024 में भी 22-23 लाख के अराउंड बच्चों ने पेपर दिया था, और यहाँ पे 2025 में भी 23-24 लाख के आसपास बच्चों ने एग्जाम दिया है। उसमें से ओनली 50 से 60 हज़ार सीट्स होती हैं, है ना। तो देख लो कि कितना ज़्यादा कंपटीशन है ना। तो यहाँ पे हमने बात कर ली नीट कंपटीशन की कि आपको कितने बच्चों के साथ में एग्जाम देना है, उसमें मार्क्स लाने हैं। अब अगर हम बात करें कि मार्क्स जो है वो कितने आ जाएं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो देखो बेटा, अगर आपका नीट क्वालिफाई हो जाता है तो नीट क्वालिफाई होने के बाद में आप जो भी डॉक्टर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, MBBS हो गया, है ना, आपका BHMS हो गया, BAMS हो गया, आपका ये कौन सा होता है BDS, ये हो गया। तो ये सारे कोर्सेज किसके थ्रू होते हैं? नीट एग्जाम क्लियर होने के बाद। अगर आपके देखो नीट का पेपर है, मार्क्स का कोई है ही नहीं, लेकिन आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज लेने के लिए 600 प्लस मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए कि आपके 600 से ज़्यादा मार्क्स होंगे, तभी आप सोच पाएंगे कि आपको कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि इस बार जो है रिजल्ट आ गया है बच्चों का, और पेपर टफ था, तो अब की बार कट ऑफ जो है थोड़ी सी कम मार्क्स पे लगेगी। 2024 की बात करें तो बच्चों के नंबर ज़्यादा अच्छे थे, पेपर इजी था, तो उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ जो ज़्यादा गई थी। तो आप मान के चलिए 600 प्लस मार्क्स होंगे तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाए। अब आती है बच्चे काउंसलिंग प्रोसेस। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है, मान लो आपका नीट दिया, नीट आपका क्वालिफाई हो गया है, उसके बाद में आपको एडमिशन लेना है
है ना, MBBS के लिए, और MBBS होगा तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाएगा, है ना, तो वो एक प्राउड मोमेंट होता है। तो ये बात तो होगी थोड़ा सा सिलेबस से हटके। तो काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होती है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस होती है वो कौन हेल्ड करता है, मेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया, ये हेल्ड करती है किसको, काउंसलिंग प्रोसेस को। इसके अंदर क्या आता है, 15% कोटा जो होता है वो ऑल इंडिया का होता है, और स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी है वो कितने की होती है, 85% की। तो उसके बाद में जब आपका नीट भी हो गया, आपने काउंसलिंग लेने जब जाते हैं तो उसके लिए आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है। उसमें आपको अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग आपको एक जो कॉलेज है वो अलॉट होता है। उसमें आप अपनी मर्जी भर सकते हैं कि मुझे इस मतलब यहाँ का कॉलेज चाहिए। तो अगर आपके नंबर उसके कॉलेज के अकॉर्डिंग कट ऑफ के आते हैं तो आपको वो मिल जाता है। तो बच्चों ये था ऑल अबाउट नीट। आई होप आपको नीट के बारे में छोटे से लेके सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ में। सो बाय बाय। हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार करते रहिए।